So greetings to all of you my friends. My name is Mahato Shailesh Kumar. We are continuing the geography in which we are doing the geography basic concepts. That is very important for all the students, whether he is pursuing any degree or whether he is preparing for any government exams. It is beneficial to all the students who want to learn something new, who want to gain some knowledge about geography in a very easy manner. So today what we are discussing about human environment, settlement, transport and communication, and how it has been changed from many years ago till now, how it has been changed. So starting with settlements. Settlements is what? Settlements are places where people build their homes, because we know that in early human beings lived on trees and in caves, and when they started to grow crops it becomes necessary to have permanent home. Yes, बिकॉज अगर जो हमारी हम अपनी बात करते हैं तो हमारा सेटलमेंट क्या है? हम अपने घरों में रहते हैं, जो हमारा परमानेंट होम है वो हमारा सेटलमेंट है। और भी हम अगर जो हम अपने गांव जाते हैं, गांव वाले घर में रहते हैं, तो वो भी हमारा सेटलमेंट ही हुआ। तो पहले के ज़माने के लोग क्या करते थे कि उन्हें एक जहाँ पे मतलब उन्हें क्रॉप उगाने की जगह मिल जाती थी, वो उनके लिए परमानेंट होम बन जाता था। तो सेटलमेंट्स ग्रीव नियर द रिवर वैलीज एंड वाटर वाज अवेलेबल, और वो ज़्यादातर सेटलमेंट उनकी रिवर या फिर वैलीज़ के आसपास ही होती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ से पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, पानी की ज़रूरतें वहाँ से पूरी हो जाती थी क्रॉप्स को उगाने के लिए। इसी वजह से वो ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग भी कर पाते थे। तो ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकेम लार्जर सेटलमेंट्स, फ्लोरिश एंड सिविलाइजेशन डेवलप नियर द रिवर वैलीज मोस्टली। Okay, so settlements are of two types. First type is the permanent or temporary settlements, which are occupied for a short, are called temporary settlements. So the temporary settlements are the settlements which are occupied for a short period of time. Okay, that is what temporary settlements. Okay, the people living in deep forest, hot and cold desert, mountains often dwell in such temporary settlements. Why? Because देखिए, क्योंकि पहले के ज़माने के लोग क्या करते थे, जहाँ उन्हें खाना मिलता था, जहाँ पे उनके क्रॉप्स की अच्छी प्रोडक्टिविटी होती थी, वहाँ पे वो रुक जाते थे कुछ दिन के लिए। तो वो उनकी क्या होती थी कि वो टेम्पररी सेटलमेंट हुआ करती थी। अब परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है? परमानेंट सेटलमेंट वहाँ होता है जहाँ लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि हमारा घर, ये एक परमानेंट सेटलमेंट हुआ। जी बिल्कुल। तो परमानेंट सेटलमेंट मतलब कहीं पे भी इंसान चला जाए लेकिन उसे आना रहता ही घर में ही है, तो एक तरह का परमानेंट सेटलमेंट हुआ। तो जैसे कि देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये हमारा ह्यूमन सेटलमेंट है, जो कि फॉरेस्ट के आसपास है और रिवर वैलीज के आसपास रहता है। सिमिलरली ये हमारा एक कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट मतलब घर बहुत नज़दीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कॉम्पैक्टिबिलिटी बता रहा है थोड़ा बहुत। सिमिलरली देयर इज अ स्कैटर्ड सेटलमेंट्स, मीन्स देख सकते हैं कितना गैप है, और ये हमेशा माउंटेन्स, रिवर्स और वैलीज के आसपास होता है। तो ऐसे सेटलमेंट को हम स्कैटर्ड सेटलमेंट भी बोलते हैं। ये हिली ट्रैक्ट्स में पाए जाते हैं जहाँ पे थिक फॉरेस्ट होता है और जहाँ पे रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। तो ऐसी जगह पे हमें स्कैटर्ड सेटलमेंट देखते हैं। रूरल एरियाज में क्या करते हैं, पीपल अपना घर बनाते हैं जो कि एनवायरमेंट को सूट करे। ओके, जैसे कि जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है तो वहाँ पे लोगों को स्लैंटिंग देनी पड़ती है रूफ के लिए। स्लैंटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हैं हाउसेस ऑन स्टिल्ट्स है। जब पानी भर जाता है तो वो लोग बैम्बू अपने घरों के नीचे दे देते हैं, उसको हम स्टिल्ट्स बोलते हैं, स्टिल्ट्स। ओके, places where water accumulates in the rainy season, the houses are constructed on a raised platform. So उसी raised platforms को हम stilts बोलते हैं। Thick mud molds house with thatched roofs are very common areas of hot climate. Local materials like stones, mud, clay, straw, etc. are used to construct houses. तो यही एक रीज़न है कि पुराने ज़माने में मिट्टी के घर क्यों बनते थे। मिट्टी के घर इसलिए बनते थे कि मिट्टी के घर बनाने में जो भी मटेरियल्स यूज होते थे, वो सारे मटेरियल्स एक हाउस को ठंडा रखता था, इवन इन अ हॉट क्लाइमेट। और हॉट क्लाइमेट में तो ठंडा रखता ही था। इवन जब आपका क्लाइमेट जब ठंडी का हो जाता था, विंटर वाला क्लाइमेट हो जाता था, तब उस हाउस को गर्म रखता था। तो पहले के ज़माने में मड और क्ले से इसीलिए बनाया करते थे। The towns are small and the cities are larger urban settlements.
In urban areas, the people are engaged in manufacturing, trading and service. So urban area जहाँ पे थोड़ी फैसिलिटीज ज़्यादा है मैन्युफैक्चरिंग करने की, वहाँ पे लोग ट्रेडिंग करते थे और सर्विस भी करते थे. तो नेम सम ऑफ द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज ऑफ योर स्टेट. ओके, नेक्स्ट थिंग है कि ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव. तो एक बहुत ही उम्दा ट्रांसपोर्ट जो बताते हैं, जो पहले के ज़माने में यूज़ हुआ करते थे, वो हॉर्स कार्ट हुआ करता था या फिर एक बुलक कार्ट भी हुआ करता था. उसको भी हम एज अ ट्रांसपोर्ट, चाहे आप लोगों को कैरी करना चाहते हैं या फिर गुड्स को कैरी करना चाहते हैं. ओके, सो इन द अर्ली डेज it took a great deal of time to travel long distance. People had to walk and used animals to carry their goods. Invention of the wheel made transport easier. तो आपने एक व्हील वाली कहानी सुनी होगी. जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तभी लोगों को पता चला कि ऐसे व्हील को घुमा के हम बुलक कार्ट में यूज कर सकते हैं. तो उस टाइम से व्हील के इन्वेंशन ने ट्रांसपोर्ट को मच इजियर कर दिया था. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप. बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट. अब गाँव घर में जाएंगे तो आपको ये बुलक कार्ट ट्रांसपोर्ट, हॉर्स कार्ट ट्रांसपोर्ट देखने मिल जाते हैं और अभी भी ये इसका चाल चलन रहता है. In our countries, donkeys, mules, bullocks and camels are common. In the Andes mountain of South America, lambs are used, or yaks in Tibet. So the early traders from other countries used to take several months to reach India. They took either the sea route or the land route. Aeroplanes have made travel faster. Now it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe. So किस तरह से डेवलपमेंट हो गया बुलक कार्ट टू एयरप्लेन, दैट इज वेरी वेरी important. Modern means of transport thus saves times and energy as well. We know this thing. You can also see this is the igloo. This is also a home that is being made in the area where ice has been made. तो जहाँ पे आइस ज़्यादा बनते हैं वहाँ पे इग्लू बनाया जाता है. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दैट इग्लू इज दैट दिस विल मेक यू वार्मर इनसाइड. इनसाइड से बहुत ही ज़्यादा गर्म रखेगा आपको फ्रॉम दैट इनसाइड. ओके, नेक्स्ट इज रोडवेज. तो रोडवेज पहले देखिए, पहले तो अनमेटेलिक रोडवेज होता था, अभी भी अनमेटेलिक रोडवेज गाँव में है. तो पहले अनमेटेलिक रोडवेज होता था, अभी मेटेलिक रोडवेज आ गया. तो ये डेवलपमेंट अनमेटेलिक रोडवेज से मेटेलिक रोडवेज तक है. तो मोस्ट कॉमन यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट especially for short distance as well as for the long distance now, and they can be unmetallic road, that is known as a kacha road, or for metallic road it is known as a pakka road. And the plains have a dense network of roads, forests, even high mountains. Okay, जैसे कि मनाली ले हाईवे है in the Himalayan mountains, is one of the highest roadways in the world. रोड्स बिल्ड अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवे अंडरपाथ्स. तो बहुत सारे अंडरग्राउंड रोड्स भी बनते थे, उनको हम सबवे या फिर अंडरपाथ्स बोलते थे. फ्लाईओवर भी आजकल बन रहे हैं, पहले भी बनते थे. ठीक है, उसके बाद रेलवेज ने तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम डेवलपमेंट कर दिया था, क्योंकि रेलवेज बहुत ही दूर दूर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स था. ओके, तो ये हैवी गुड्स को भी ले जाता था और पीपल को बहुत दूर दूर डिस्टेंस तक क्विकली ले जाने का काम कर सकता था और बहुत ही चीप वे में ले जाता था. द इन्वेंशन ऑफ अ स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन हेल्प्ड इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट. डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स आर लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन्स इन प्लेस ऑफ सुपर फास्ट trains have been introduced to make the journey faster. The railway track is well developed over the plain areas. Advanced technological skills have enabled laying of railway lines in difficult mountain terrains also, but these are much fewer in number. And yes, Indian railway track is developed. It is the largest in Asia. मुझे आप बता सकते हैं कि इंडिया में सबसे पहला रेल ट्रैक कहाँ से कहाँ तक हुआ था? Comment your answer. Okay, if you know. You can also see this. वाटरवेज. अब रेलवेज के बाद वाटरवेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, एंड दे आर मेनली टू टाइप्स, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स.
सो नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड इन इनलैंड वाटरवेज। जो नेविगेबल रिवर्स थे जिसको हम नेविगेट कर सकते हैं, या लेक्स या फिर रिवर्स की बात करें, वो सारे इनलैंड वाटरवेज की तरह यूज होते थे। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ग्रेट लैक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड रिवर नाइल इन अफ्रीका, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड, नाइल, रिवर नाइल। सी रूट्स एंड ओशनिक रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कोर्ट। तो वो सी के थ्रू जाता था। तो दिस रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स, जहां से स्टार्ट होता था एंड जहां पे एंड होता था, वहां दोनों साइड पोर्ट्स हुआ करते थे, सी पोर्ट्स। अभी भी हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर, जो कि बहुत ही क्राउडेस्ट पोर्ट है, एंड मुंबई इन एशिया, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, डरबन एंड केप टाउन इन Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe. So these are the very, very important and crowded waterways, especially sea routes waterways. So you can see here is a picture of an inland waterways. It is just type of small ship that is used to carry people as well as good merchandise in a very cheap manner, in a very cheap way. Now the next thing is airways. This is the fastest way of transport from all the transport of roadways, railways. Airways is the fastest mode of transport, developed in the early 20th century, and it is the most expensive due to the high cost of fuels. Okay, so air traffic is adversely affected by bad weather like fogs and storm, and it is only made of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे रोड्स नहीं है, रेलवेज नहीं है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर जा सकता है, जो भी एयरवेज में है, एयरवेज में काम आता है, जैसे कि हेलीकॉप्टर है, आपका एरोप्लेन है। ओके, सो वेयर देयर, ओके, हाँ, एरियाज इन टाइम कैलेमिटीज ऑफ रेस्क्यूइंग पीपल, जहाँ पे कैलेमिटीज हो जाती है, तो ये एक हेलीकॉप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैलेमिटीज में आपको जल्दी भी पहुंचना रहता है और फास्ट रेस्क्यू ऑपरेशन भी चाहिए। तो उस फास्ट रेस्क्यू ऑपरेशन को कवर करने के लिए आपको हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज और कोई वेज से आप जा नहीं सकते। रेलवेज भी आप जा सकते हैं उससे, लेकिन टाइम लग जाएगा, रोडवेज से तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। सो एक एयरवेज ही ऐसा साधन है जिससे हम बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, ताकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके फूड, क्लोथ्स और मेडिसिन, जहाँ पे भी कैलेमिटीज आ जाए, जैसे कि फ्लड आ जाए, स्टॉर्म आ जाए। ओके, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट है दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, ये सारे एयरपोर्ट, एंड कायरो भी है, ये सारे एयरपोर्ट मोस्ट क्राउडेड है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में इनका नाम शुमार है। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि हम मैसेज को कन्वे कर सकते हैं एक जगह से अलग जगह। ठीक है, हमारी ह्यूमन में भी एक कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि अगर जो हम किसी से बात कर रहे हैं और हमारी बात उसको अच्छे से समझ में आई, उसने रिस्पॉन्स भी किया, तो हमारा जो कम्युनिकेशन सामने वाले के साथ रहता है एक प्योर कम्युनिकेशन रहता है और एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन रहता है। लेकिन अगर जो हम बोलते हैं और सामने वाला सुनता है लेकिन रिप्लाई नहीं देता, तो उसको अनसक्सेसफुल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और अगर जो हम बोलते हैं और सामने वाला सुन के रिप्लाई देता है, तो उसको वेरी बेटर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। तो ये रही कम्युनिकेशन की बात इन ह्यूमन में। बट अगर जो कम्युनिकेशन की बात करें with the aspect of geography, so with the development of technology, humans have devised new and fast modes of communication. Okay, in this figure explains the evolution of the communication system, and the advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. You can see कैसे कैसे कम्युनिकेशन बढ़ा। सबसे पहले पिक्चर में आप देख लीजिए कि सबसे पहले स्टार्टिंग में आप जैसे कि एक दूसरे से बातें करके कम्युनिकेशन मैसेज पहुंचाते थे, फिर कबूतरों से मैसेज पहुंचाने का एक साधन निकला, कबूतरों के बाद पोस्टमैन मैसेज पहुंचाने लगे विद द हेल्प ऑफ लेटर्स, फिर इंफॉर्मेशन पाने का अच्छा तरीका न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गई, और फिर तो आप जानते ही हैं कि बहुत सारे सोर्सेस आ गए, लैपटॉप, टेलीविजन, सेल फोन, टेलीफोन, सैटेलाइट फोन। ओके, तो बहुत सारे, फिर लास्ट में एक और, यस, सैटेलाइट से भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। अभी तो स्मार्टफोन्स भी आ गए, तो अभी बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं हम, और बहुत ही डेवलप होने वाले हैं इन द फ्यूचर। और भी नई नई इन्वेंशंस होंगे
आप जान सकते हैं बहुत सारी नई नई इन्वेंशन होने वाली है। ओके, मास मीडिया ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से पहुंचाने में। इंटरनेट का भी इम्पोर्टेंस उतना ही है, ईमेल का भी इम्पोर्टेंस उतना ही है। सो ये सभी की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। ओके, इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए आप एक पिक्चर देख सकते हैं। सिमिलरली इसको मैं पिक्चर तो नहीं कहूँगा, एक मैप देख सकते हैं जिसमें मेजर सीपोर्ट्स और एयरपोर्ट्स दिखाए गए हैं। ओके, हमने इसके बारे में पहले बात कर ही ली है, तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो फॉर this is the end of transport communication, as well as the many different types of ways from which one can transport goods, as well as the people who wants to travel from one place to another place. So let us summarize something that is very most important thing, that airways is the fastest travel option, but it is the costliest travel option. Railways is the fastest as well as it is the cheapest travel option. Bullock carts are also used up till now in villages also, that is transportation with the help of animals. So that's it for this video. Like and subscribe our channel for more videos like this. For this, bye bye.